आज हमारे साथ हैं शुभम मोहंका, जिन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में 196 रैंक हासिल की है। इनका ऑप्शनल केमिस्ट्री था। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एकेडमिक जर्नी और प्रिपरेशन जर्नी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो मैंने कंप्यूटर साइंस में बिट्स हैदराबाद से इंजीनियरिंग की है। एंड उसके बाद मैंने जॉब ऑफर्स थे मेरे पास, लेकिन वो छोड़ के फिर मैं प्रिपरेशन में आया। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने दो बार इंटरव्यू दिया है और केमिस्ट्री ऑप्शनल से मैंने इस बार 196 रैंक लाया है। सर, केमिस्ट्री ऑप्शनल के क्या एडवांटेजेस लगते हैं आपको? केमिस्ट्री ऑप्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सिलेबस स्टैटिक है, तो आप अगर एक बार उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो अगली बार आपको उसमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि और कुछ नए एडिशंस हो गए हैं। दूसरा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो बहुत बार एस्पिरेंट्स को होता है कि उनका जो एफर्ट है और उनके जो मार्क्स आ रहे हैं तो वो प्रोपोर्शनल नहीं है। बट केमिस्ट्री में ये चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। अगर केमिस्ट्री में आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो वो मार्क्स में ज़रूर ट्रांसलेट होते हैं। सर, आपकी प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी थी और साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से आपको क्या बेनिफिट लगता है उसमें? प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। तो यूपीएससी क्योंकि प्रीलिम्स को बहुत डायनामिक बना दिया है, तो आपको भी यूपीएससी के डिमांड से चीज़ों को करना है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपको एलिमिनेशन या इस पे ध्यान देना है। टॉपिक्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। समझने से क्या होता है कि आप जब कोई रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये स्टेटमेंट थोड़ा अलग लग रहा है या गलत लग रहा है, या हमारी सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसके ये स्टेटमेंट खिलाफ है। तो अगर आपको टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है लेकिन आपको सरकार की नीतियों का अगर मोटा मोटा आइडिया है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे भी कर सकते हैं जो आप अदरवाइज़ नहीं कर पाते। दूसरी, प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, प्रीलिम्स मेरा मानना है कि आधा प्रीलिम्स में रोल कॉन्फिडेंस का होता है। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अगर आपने एग्ज़ाम के पहले आपने हर टॉपिक को अगर थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लिया है तो वहाँ से वो कॉन्फिडेंस आता है। और अगर ये आप रिविज़न तभी कर सकते हैं जब आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हों। तो इसके लिए प्रीलिम्स के लिए मैं नोट्स ज़रूर रिकमेंड करूँगा। सर, जीएस में और ऑप्शनल के लिए कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए? जीएस और ऑप्शनल, खास करके जिन लोगों का केमिस्ट्री ऑप्शनल है या कोई भी साइंस ऑप्शनल या इंजीनियरिंग ऑप्शनल है, हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है। तो इसके लिए आपको ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। जैसे और ये जो टाइम जो आप देते हैं ये वैसा कुछ स्टैटिक नहीं होता है। प्रीलिम्स के 2 महीने पहले मैंने ऑप्शनल पढ़ना बंद कर दिया था। प्रीलिम्स के जस्ट बाद, क्योंकि अभी इतना जीएस पढ़ा हुआ होता है, तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ता था। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप दोनों चीज़ों में आप कुछ कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपना जो टाइम स्लाइसिंग है वो आप खुद अगर डिसाइड करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि हाँ, सिलेबस ज़्यादा है तो कुछ ऑप्शनल में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। सर, साइंस ऑप्शनल के लिए स्टूडेंट्स पे काफ़ी मिसकंसेप्शंस रहते हैं, लाइक ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ऑप्शनल लेने के पहले हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम क्या ऑप्शनल लें। लेकिन जब आप एक चॉइस ले लेते हैं ना, उसके बाद आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। साइंस ऑप्शनल के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि ठीक है, सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन जब आपको पता है कि आप पढ़ रहे हैं और वहाँ से सवाल आएंगे और आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, तो ये अगर आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस है तो ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो साइंस ऑप्शन में ये ज़रूर है, सिलेबस ज़्यादा है लेकिन उसके अपने एडवांटेजेस भी हैं। खास करके क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हैं तो प्रीलिम्स में जैसे सीसैट का थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। आप साइंस ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आप मैथ्स से भी थोड़ा थोड़ा टच में रहेंगे। वहाँ से आपको सीसैट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत नई चीज़ें पूछ दी हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज़ पढ़ते पढ़ते हमारा थोड़ा सीसैट से भी टच ख़त्म हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आते रहेंगे। एंड अगर आपका ऑप्शनल केमिस्ट्री भी है ना, तब भी आपको हमेशा ऐसा लगा रहेगा कि आप साइंस से जुड़े हुए हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर रहता है, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए। सर, जो बिगिनर्स हैं उनको केमिस्ट्री ऑप्शनल कैसे टैकल करना चाहिए?
बिगनर्स को एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पहले तो सिलेबस जो है वो काफ़ी डॉन्टिंग लगता है। उसके बाद साइंस ऑप्शंस को लेकर इंटरनेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाता है। गूगल आप कोई भी टॉपिक करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो बिगनर्स के लिए मैं बोलूँगा, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने क्लासेस की थी, तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मेरे नोट्स थे। एक बार मेरे नोट्स हो गए तो आप उसके बाद आप नोट्स अगर कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए और इसी बीच आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनका हेल्प ले सकते हैं। तो साइंस में ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा। और डाइस से हमें शीट्स भी मिलते हैं, ट्यूटोरियल शीट्स, अगर वो भी आप बना पाएँ, टाइम आपको मिला और आपने वो बनाया, तो वो भी एक बेनिफिट करेगा। सर, हमारी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्पेशली न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करें केमिस्ट्री ऑप्शनल में? ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो न्यूमेरिकल कौन सा है, कितने मार्क्स का पूछा है, एग्ज़ाम हॉल में उसके लिए स्पेस कितना दिया गया है, और पेपर का जनरल लेवल कैसा है। जैसे अगर इजी पेपर है और 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको डिराइव कर दें। स्पेस कम है तब भी आप उसमें ही छोटा लिख के उसको डिराइव कर दें। 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो आपको डेरिवेशन करना बहुत आवश्यक है। या अगर आप पेपर बहुत लेंदी है, 5 मार्क्स का है, तो वहाँ आप सिर्फ फार्मूला लिख कर भी चल सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें तो आप हमेशा ये मान के चलें कि आपको न्यूमेरिकल को डिराइव भी करना है और उसके जो सोल्यूशन है उसमें स्टेप्स भी शो करने हैं और उसके बाद फाइनल आंसर भी शो करना है। फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में अच्छी तैयारी के साथ पहुँचेंगे तो आप खुद में ही इतने मैच्योर रहेंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या करना है। आपको डेरिवेशन स्किप करनी है क्या, या आपको सारे स्टेप्स करने हैं, ये आपको फिर एग्ज़ाम हॉल में खुद पता चल जाएगा। सर, केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हर टॉपिक में अलग अलग बुक्स रेफ़र करते हैं, तो हर एक बुक को रेफ़र करना ज़रूरी है या फिर देयर आर सम सर्टेन बुक्स वी शुड रेफ़र? देखिए, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आप पूरी शर्मा पठानिया की किताब करिए। और जब भी इतने सारे बुक्स होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सारे बुक्स पढ़ने हैं। बट आप किसी एक बुक को पकड़ के, फिजिकल में आप पूरी शर्मा पठानिया को पकड़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक में भी आप कोई बुक पकड़ सकते हैं, और उसको आप बना के आप अपना रेफरेंस कर लीजिए। एंड आपके पास एक बार बेस रेफरेंस हो जाए, उसके बाद आप कोई नई बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको वो नॉलेज विल बी इन एडिशन। यू वोंट फील कि आपने एकदम कोई नई बुक उठा ली है और कुछ नया चीज़ पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं पॉइंट आउट करूँगा कि जो कोचिंग का जो एक हेल्प जो है यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कि आपको वो जो कोचिंग के नोट्स हैं वो आपको एक बेस बहुत अच्छा दे देते हैं। तो आपको फिर वो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है कि मुझे कितने बुक्स पढ़ने हैं, हर टॉपिक के लिए अलग बुक्स पढ़ने हैं, वो चीज़ फिर नहीं रह जाती है। सर, केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मॉक टेस्ट कितने हेल्पफुल रहते हैं? मॉक्स तो बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा। मॉक्स में ना केवल आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं, बट बहुत सारी आपको स्ट्रैटेजीज़ पता चलती है कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो जब आप मॉक टेस्ट वाले रूम में बैठ के उसके बारे में सोचते हैं, तो इससे आपको यूपीएससी हॉल में भी बहुत बेनिफिट मिलता है। बहुत बार आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, लेकिन यूपीएससी हॉल में पहले 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको समझ ही नहीं आया, आपका सारा मनोबल गिर जाएगा और उसके बाद आप वो वाले सवाल भी नहीं कर पाएंगे जो आपने बहुत अच्छे से कर रखे थे। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, जो भी चीज़ें बुरी हो सकती हैं वो आपकी मॉक टेस्ट में ही हो जाती हैं। तब जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ पहुंचते हैं, और उसके बाद वो जो ब्लंडर्स हैं वो होने का चांसेस बहुत घट जाते हैं। सर, आपके प्रिपरेशन में डाइस का क्या रोल रहा? मैंने जीएस की तो कोचिंग ली नहीं थी, तो मेरा जो डायस का जो कोचिंग था वो मेरा सिंगल मोस्ट कमिटमेंट रहा था। केमिस्ट्री का मैंने कंप्लीट सिलेबस डायस से किया है, मैंने टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी, और सर का हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट मिला। जब मैंने सर से पर्सनल टाइम मांगा तब भी वो मुझे हमेशा सर ने प्रोएक्टिव होके दिया है। तो मेरे इस अचीवमेंट में डायस का एक बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ।